तो इंडिया और जर्मनी के टाइज के ऊपर हम बात करेंगे। जो चांसलर हैं जर्मनी के, वो इंडिया विजिट करते हैं, कुछ की आउटकम्स निकल के आती हैं। जैसे एक दिन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उनकी विजिट हुई टू इंडिया, तो आपने की आउटकम्स देखी। हैंड रेज करना सिर्फ, क्या की आउटकम्स इंडिया और यूए के रिलेशन में निकल के आई। पारुल 1, एक लिक्विफाइड नेचुरल गैस के ऊपर फोकस करा। नंबर 2 कनव, वो तो है ही। की आउटकम बताओ। ठीक है, बस बस रुक जाओ, 3 पॉइंट्स हो गए। ये डिफेंस बोला इन्होंने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला। हाँ जी नीतीश, ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्लान वहां पे बनाए, गिफ्ट सिटी और धौलेरा को ज्यादा हाईलाइट करा। हाँ जी आर्यन, ठीक है, स्पेस सेक्टर में कोऑपरेशन। हरदीप, ठीक है, $200 बिलियन का ट्रेड किया जाएगा बाय 2032। अभी 100 बिलियन का रखा हुआ है टारगेट। भूमिका सेम ही था। उदय, हाँ, न्यूक्लियर, एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट तो नहीं होगी यूएई की, पर कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस करा जाएगा, जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी। हाउस ऑफ कल्चर मतलब ये स्पेशली डेजिग्नेट करा जाएगा टू इंडिया, क्योंकि एक डायस्पोरा आपको इंडिया का इन कंट्रीज में मिलता है जो अरब पेनिनसुला की है। ठीक है, कंप्यूटिंग क्लस्टर के ऊपर फोकस करा। बाद में आप सुनोगे जैसे स्पेस सेक्टर बोला, सैटेलाइट क्लस्टर्स पे भी फोकस करा जाएगा। हाँ जी, किसी और को कोई पॉइंट बोलना हो। एक एलएनजी का एक्सपोर्ट के ऊपर छूटा है। हाँ जी, 2028 से भी शुरू होनी है। कितने टन का? 0.5 मिलियन टन। तो उतना एलएनजी एक्सपोर्ट करा जाएगा फ्रॉम यूएई टू और इंडिया। अभी जैसे रैंकिंग बनती है, कतर, यूएस, यूएई, पर बोला गया कि 2028 से ये भी चेंज हो जाएगा। पहले पे कतर, दूसरे पे यूएई आ जाएगा। चलो ठीक है, वैसे ही की आउटकम्स आपको इंडिया और जर्मनी के पढ़ने हैं। और जो मेंस का पेपर रहता है उसमें एक क्वेश्चन बायलेटरल टाइज के ऊपर आता ही आता है, तो वहां पे कौन सी कंट्री आएगी वो पता नहीं होता, आती फ्रॉम करंट अफेयर ही है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखो, वर्ल्ड ऑर्डर में आपने चेंजेस देखे, कहीं ना कहीं ट्रम्प एरा, ट्रम्प लेगेसी, कुछ ऐसी टर्म्स आप सुनते हो। अभी आप फीचर्स देख के आए कि सुपर पावर की तरह यूएस खुद को रिप्रेजेंट करने की ट्राई करता है, फिर उसकी स्टेटमेंट में वो झलक जाती है चीज कि मैं सुपर पावर हूं, उसके ऊपर फोकस किया हुआ है। अब ये जो ट्रम्प एरा की या फिर लेगेसी है, इसमें एक और फैक्टर आता है। नंबर 1 इज ट्रम्प, यानी कि यूएस की बात करी जा रही है। और आजकल देखना न्यूज़पेपर में यूएस नहीं लिखा जाता, क्या लिखते हैं? ट्रम्प। ट्रम्प को ही लिखते हैं, क्योंकि ऐसे लग रहा है यूएस ही ट्रम्प है, ट्रम्प ही यूएस है। वो वैसे वर्सा सिचुएशन बन गई है। देन नंबर 2 जो आता है वो है टेंशन विथ चाइना। कहीं ना कहीं G2 बनता है एक। G2 जैसे G7 कंट्रीज आपने देखी, G8 का ही G7 बना था, वो भी पहले G5 था, फिर G6 बना, G8 बना, देन G7 बना। अब वैसे ही एक G2 है, वो इन्हीं 2 कंट्रीज का है, याद रखना G2। अभी एक G4 आएगा। G4 में वो कंट्रीज आएंगी जो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, ताकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए। कौन कौन सी है इसमें? देखो, जर्मनी पढ़ रहे हैं, जर्मनी के टाइम पे बात करी तो जर्मनी भी आएगा, इंडिया भी आएगा, ब्राजील, जापान। वेरी गुड। ठीक है, ये 4 कंट्रीज का ग्रुप है जो बोलते हैं कि जिसकी भी बारी आएगी ना नॉन परमानेंट मेंबर, जो यूएनएससी था, सुन लो ध्यान से, नए स्टूडेंट अब ज्यादा हैं, तो इसमें परमानेंट मेंबर्स भी आते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर भी आते हैं। ये जो चेयरमैनशिप है ये चेंज होती रहती है, तो यूएनएससी में हमेशा याद रखना टोटल है 15 मेंबर्स, परमानेंट में बस 5 ही हैं। 5 के नाम बता दो। यूएस, चाइना, रशिया, फ्रांस और यूके, ये आ जाते हैं 5 परमानेंट मेंबर यूके। और ये जो नॉन परमानेंट मेंबर है ये आपने याद नहीं करने हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की ही बारी आती है, चेयरमैनशिप मिलती है यहाँ पे। तो जैसे कई बार इंडिया में भी हाईलाइट हुआ था, जब हमारी प्रेसिडेंटशिप मिली थी, हमें नॉन परमानेंट मेंबर की सीट मिली थी, बड़ा हाईलाइट कर दिया जाता है कि मुमकिन है, सब मुमकिन है। नहीं, वो पॉलिटिकल स्टंट होते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फिर सभी की टर्न आती है। इंडिया के बाद इंडोनेशिया की भी आई थी, अभी पाकिस्तान की आई थी, तो मतलब सभी की टर्न आती है इसमें। तो अब क्या होता है, ये जो नॉन परमानेंट मेंबर है ये बोलते हैं कि इसकी ना परमानेंट सीट ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पावर होती है, वीटो पावर। बोलते हैं वीटो में ना हाँ बोल दिया तो हाँ है, ना बोल दिया तो ना है। पर यहाँ भी 5 मेंबर में ही कहीं कई बार जो है कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। यूएस ने हाँ बोली, रशिया ने ना बोली, दोनों अपनी वीटो पावर पे अड़े रहते हैं। तो वैसे भी वीटो नहीं है, उतनी भी स्ट्रांग नहीं है, रेशियोज आपको कभी नहीं देखने को मिलेंगे। इवन आपने एक कोर्ट के बारे में पढ़ा था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसका भी कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि आपका जो केस है वो सॉल्व होगा। वहां पे भी किसका रेजोल्यूशन आता है? यूएनएससी का। आपने पूछा था कि क्यों ये केस यूएस के अगेंस्ट आईसीजे नहीं जाता, तो जो मेन चेयरमैन है वहां पे भी वो कौन बैठा हुआ है? यूएससी बैठा है। तो
जो भी जुडिशियल रिजल्ट आता है एट द एंड, जो भी आउटकम निकल के आती है, यूएस वहां पे फिर से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देता है, तो इसका भी कोई फायदा नहीं है स्लीपिंग बॉडी की तरह। तो इसी के लिए बने हुए हैं G4 नेशंस का मेन एम यही है कि अगर मान लो यहाँ पे ब्राजील की आजकल चेयरमैनशिप आ गई, तो उस केस में फिर ये जापान, इंडिया और जर्मनी, ये तीनों ब्राजील को सपोर्ट करेंगे। सेम इंडिया की चेयरमैनशिप आ रखी है, तो बाकी की 3 कंट्री उसे सपोर्ट करेंगी कि कहां पे सीट मिले परमानेंट मेंबरशिप में। तो G4 का मेंशन भी यहाँ पे किया गया ड्यूरिंग दिस मीट, जो ये वाइस चांसलर ऑफ जर्मनी की हुई टू इंडिया। और उसके अलावा तीसरा फैक्टर आता है यूक्रेन वाला कॉन्फ्लिक्ट। अभी आपको याद होगा, अगर मैप पे देखा आपने ध्यान से, यहाँ पे पोलैंड है, ये भी नाटो का मेंबर है, ये भी नाटो का मेंबर है। थोड़े ही टाइम पहले यहाँ पे एक कंट्री है बेलारूस, ये वाली बेलारूस में क्या हुआ था, ऑर्शनिक मिसाइल को डिप्लॉय करा गया था। क्योंकि जो बेलारूस है, साउंड से याद रख लेना, रूस आ रहा है, स्टाउन सपोर्टर ऑफ रशिया। एक तो ऑर्शनिक मिसाइल आपने देखी कि यहाँ पे डिप्लॉय करी थी, और अगले ही दिन फिर अटैक भी कर दिया था यूक्रेन के ऊपर, जो काइव कैपिटल है वहीं पे अटैक भी कर दिया उस मिसाइल के साथ, कीव सॉरी। बेलारूस का ही एक और पॉइंट आपने पढ़ा था थोड़े टाइम पहले, बिफोर मिसाइल एक ड्रोन आया था, जब पोलैंड ने आर्टिकल नंबर 4 को इम्पोज करा था। नहीं नहीं, ड्रोन का नाम नहीं था, वो अटैक हो गया था, वैसा कोई स्पेसिफिक नाम नहीं था। पर हुआ क्या कि रशिया के ऊपर क्लेम लगाया गया कि पोलैंड की टेरिटरी में आपका ड्रोन आया था, और आया किस रास्ते से था, बेलारूस के। बेलारूस भी मुकर गया, रशिया भी मुकर गया। बेलारूस ने बोला कि शायद कुछ इलेक्ट्रॉनिक जो प्रॉब्लम है वो हुई होगी, उस वजह से आपकी टेरिटरी में आ गया। पर इसके बिहाफ पे जो पोलैंड है, उन्होंने क्या किया था, आर्टिकल 4 ऑफ नेटो इम्पोज कर दिया था। ये आर्टिकल 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम के लिए स्पेशली। इसमें वॉर नहीं होती है, यहाँ पे सिर्फ प्रिपेयर्डनेस होती है। आप रेडी हो जाते हो मिलिट्री के पर्सपेक्टिव से कि कल को लड़ना पड़े, या फिर आर्टिकल नंबर 5 है उसे इम्पोज करना पड़े, तो हम रेडी रहें। यहाँ पे प्रिपेयर्डनेस रहती है, प्लस कंसल्टेशन प्रोवाइड करी जाती है फ्रॉम द मेंबर ऑफ नाटो। अब जर्मनी, अब जैसे पोलैंड के ऊपर इंपैक्ट आता है, अब नाटो का मेंबर ये भी बैठा हुआ है साइड में, ये बोलते हैं इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हमारे यूक्रेन के साथ, कहीं ना कहीं जो यूरोपियन यूनियन है वो डिस्टर्ब है, इस टाइम पे इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा मिलेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं अपने बायलेटरल ट्रेड्स की, जिसमें एक एशियन कंट्री मिलेगी आपको, दैट इज इंडिया। तो इंडिया के ऊपर फोकस करा जाएगा। अब हमारी जो अप्रोच है वो सिर्फ बायर और सेलर की नहीं रहेगी। बायर और सेलर क्यों बोला, क्योंकि जो एनर्जी डिमांड है वो कहां से आती है, जर्मनी को भी फ्रॉम रशिया। एक पाइपलाइन आपने पढ़ी थी, द्रुजवा पाइपलाइन, वो द्रुजवा पाइपलाइन थी, वासु ने ड्रोन बोल दिया था, वो पाइपलाइन की बात हुई थी। तो ये भी क्या करते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज को। तो जर्मनी कहीं ना कहीं लेने और देने पे ही फोकस कर रहा था, पहले बायर और सेलर की तरह एक्ट कर रहा था। अब बोल रहा है हम मैन्युफैक्चरिंग में भी एंटर इन करने जा रहे हैं। बेशक जो प्रोसेसिंग है वो अभी भी कहाँ चलेगी, एक ही जगह पे, चाइना। 90% कंट्रोल है पूरे वर्ल्ड में, आप देखोगे 90% कंट्रोल सिर्फ चाइना का ही है, 2/3। तो बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो वो तो डिपेंडेंसी रहेगी। अब जो भी आगे पॉइंट्स ये लिखे हुए हैं, सिर्फ G4 मैंने आपको बता दिया कौन कौन से कंट्रीज आएंगे, कौन सी बॉडी के साथ एसोसिएटेड है। अब ये जो आगे लिखी है ना चीजें, यही आपकी इस टेबल के ऊपर लिखी हुई है। तो नंबर 1 तो G4 के ऊपर फोकस करा। बायर सेलर जो डायनेमिक जर्मनी के चल रखे थे इंडिया के साथ, अब बोला उसके बियॉन्ड जाना है, डिफेंस कोऑपरेशन करनी है। कोई जैसे फ्रांस के साथ इंडिया वेपन्स बनाता है, सिग्मा 30 आपने पढ़ा था, देन हैमर पढ़ी थी। तो फ्रांस ने क्या बोला इंडिया को कि हम मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करेंगे। तो अब जर्मनी का भी वही टारगेट है, ना सिर्फ अब कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी बिल्डअप में भी काम करेंगे। अब जर्मनी की जब भी बात आती है, हाइड्रोजन की तरफ ध्यान चला जाता है, तो इन्होंने एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे ऐड करा है, दैट इज पावरिंग। और पावरिंग में भी कौन सी वाली हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन। ऐसी हाइड्रोजन जिसमें आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज करोगे, उसको क्या कलर दोगे, पिंक। पिंक कलर जो होता है, जैसे यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन लिखा, ग्रीन हाइड्रोजन क्यों बोला जाता है इसको, ठीक है, यहाँ पे जो आप सोर्स करोगे हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए, वो रिन्यूएबल होगा नेचर में। फॉर एग्जाम्पल एक होती है ग्रे हाइड्रोजन, ग्रे का बताओ क्या होता है। अच्छा रुको 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 रुको, ध्यान से सुनना। एक होती है आपकी ब्लू हाइड्रोजन, एक होता है ग्रे। अच्छा एक एक बोलेंगे, हाँ जी वासु बोलो। सुनो सुनो, रुको रुको, वैल्यू एडिशन कर दो, जो गलती करी है थोड़ी सी। ब्लू ऐसा कुछ नहीं है, कलर का नहीं है यहाँ पे। कोई इंप्रूव करेगा, अनिल।
हाँ, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको पानी के अंदर स्टोर करेंगे। अगर पानी यूज कर लिया वो तो ग्रीन हाइड्रोजन बनेगी। अच्छा देखो ये एसडीजी है, रोज आप इसको देखते हो 17, है ना। जो नए वाले स्टूडेंट है वो देखना शुरू करेंगे, जिसको याद नहीं है वो भी इसको देखना शुरू करेंगे। ये मेन जो टारगेट है एसडीजीज का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, वो ग्रीन के ही ऊपर है। अब ग्रीन का मतलब क्या है यहाँ पे, हरे रंग से बिल्कुल भी नहीं है। क्या मतलब है, इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली तो मतलब हमें सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना है। सस्टेनेबल का मतलब ही क्या है कि जो आज की जनरेशन चीजों को यूज कर रही है वो अगली जनरेशन भी यूज कर पाए, उनसे अगली भी जनरेशन यूज कर पाए। ऐसे नहीं कि हमने इतने सारे रिसोर्सेज यूज कर लिए कि एक्सप्लॉइट ही हो गए, खत्म ही हो गए। तो ये जो ब्लू हाइड्रोजन है, ग्रे हाइड्रोजन है या फिर ग्रीन हाइड्रोजन है, सब में जो आउटपुट निकल के आएगा ना, एक ही चीज है, दैट इज हाइड्रोजन। यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। जब आप हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन करते हो, उसको एज अ फ्यूल यूज करते हो, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगी, यहाँ पे ना कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, ना लेड निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा। यहाँ पे निकलते हैं वाटर वेपर्स। और क्लाइमेट चेंज कर रहा है तो एक सबसे जो सुटेबल फ्यूल प्रूव होगा आने वाले टाइम में वो कौन सा रहेगा, हाइड्रोजन। तभी तो इतना ज्यादा फोकस किया। जर्मनी ने आते ही जो पहली स्टेटमेंट बोली थी वो ग्रीन हाइड्रोजन पे एक बोली। हम बार बार डिपेंडेंट है कोल गैसिफिकेशन के ऊपर। जैसे बोलते हैं आलू डालोगे सोना निकलेगा, वहां पे क्या बोलते हैं, कोयला डालोगे और क्या निकलेगा, सिन गैस निकलेगी। और सिन गैस के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, नंबर वन कार्बन। मुझे ये बताओ कार्बन डाइऑक्साइड है कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है पर ट्रेसिस, मतलब अगर 80:20 का रेशियो बन रहा है तो 80% वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड ही रहेगी। तो सिन गैस के अंदर दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, नहीं मिथेन नहीं, सीओ और हाइड्रोजन। तो यहां से हमको ये चाहिए, पर वहीं पे कार्बन मोनोऑक्साइड को देखोगे तो बड़ी डेंजरस होती है। ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों साथ में बैठे हुए हैं, आपके लंग्स बोलेंगे हमें कार्बन मोनोऑक्साइड ही चाहिए। पहले बुरी चीजें चाहिए ना, बाद में तभी तो रियलाइजेशन होगा कि अच्छा क्या था हमारे लिए। अभी मैंने डांट दिया, आधे ऐसे हो जाएंगे कि हमें अब नफरत है मैम से, आई हेट मैम। अकेला नहीं बोल रही नितिन, आपको पहले बोल रही हूँ, मैं सभी को बोल रही हूँ जो भी करते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो पर वो आपके भले के लिए था। वैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड रोल प्ले करती है आपकी बॉडी की प्रेजेंस। जैसे अंगीठी जलाई रात को, खिड़कियां भी बंद कर दी, जब पता है कि नहीं बचेंगे सुबह तक, तो एक्सपेरिमेंट करना ही क्यों है, क्योंकि बॉडी की टेंडेंसी होती है ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड 200 गुना ज्यादा कैपेबिलिटी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की टू अटैच विथ जो हमारी बॉडी है। मतलब ऑक्सीजन की जगह पे आप इनहेल क्या ज्यादा करोगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर दिमाग में जब पहुंचती है तब रियलाइज हुआ कि ये तो गलत आ गई, देखने में अच्छी लग रही थी पर अंदर से नहीं थी अच्छी, तो तब तक खत्म हो जाता है इंसान। ये आपका आयरन होता है। जब आप ब्लड के बारे में पढ़ते हो उसमें एक आरबीसी देखा था, आरबीसी के अंदर भी हीमोग्लोबिन देखा था, हीमोग्लोबिन के अंदर भी जाओगे तो आयरन प्रेजेंट होता है। अब ये जो आयरन है ना, इसके भी फर्दर 4 बॉन्ड्स होते हैं। आपके क्वेश्चन की वजह से बाकी सोचेंगे क्या पूछा है इसने। अब यहाँ पे भी नाइट्रोजन वाले बॉन्ड्स बनते हैं, नाइट्रोजन। आपने एक साइनाइड गैस सुनी है, सीएन। तो मतलब ये जो कार्बन है और नाइट्रोजन है, इनकी बॉडी, इनकी जो बॉन्डिंग है वो बॉडी के लिए बहुत फेटल प्रूव होती है। यही बॉन्ड्स क्रिएट करते हैं ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी विद इन द बॉडी। साइनाइड का कहीं जहर खा लेते हैं, सुना होगा आपने। उल्टी से भी पहले बॉडी में क्या होता है, टेस्ट तो छोड़ो, नहीं टेस्ट तो छोड़ ही दो, सबसे पहले ऑक्सीजन घटती है दिमाग के अंदर। तो जितने भी ये पॉइजन होते हैं, नंबर 1 इनका टारगेट यही है, ऑक्सीजन को घटाना। अब इनको जानने की जरूरत नहीं है, पायराइट्स वगैरह आएंगे, बड़े सारे कंपाउंड्स होते हैं, उनके साथ फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह बनता है जो कि बॉडी के लिए डेंजरस होता है, ठीक है। तो इसको छोड़ दो अभी के लिए। अब यहाँ पे हमें चाहिए थी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक क्लीनेस्ट सोर्स माना जाता है फ्यूल का, और फॉसिल फ्यूल हम बहुत खरीदते हैं, तो वो डिपेंडेंसी भी हमको रिड्यूस करनी है। सबसे पहले ब्लू हाइड्रोजन। यहाँ पे भी सोर्स नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि आप कोल वगैरह को ही यूज करोगे। सेम ग्रे हाइड्रोजन के केस में है, यहाँ पे भी आप कोल को ही यूज करोगे, नॉन रिन्यूएबल। पर ग्रीन हाइड्रोजन के केस में जो सोर्स रहेगा वो रिन्यूएबल है। आप शायद हाइड्रो यानी कि वाटर को यूज करोगे, शायद आप सोलर को यूज करोगे, सनलाइट का यूज करोगे, या फिर आप विंड का यूज करोगे। मतलब जो नेचर से आपको रिन्यूएबल चीजें मिल रही हैं, जिससे पॉल्यूशन उतना नहीं हो रहा जैसा आपको नॉन रिन्यूएबल के केस में मिलता है। अब ब्लू हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बनी, पर प्रोडक्शन किसकी हुई साथ में, यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे वाटर वेपर्स भी आते हैं साथ में। और वाटर वेपर भी फिर टूट जाते हैं और आपको फ्यूल प्रोवाइड करते हैं हाइड्रोजन। और साथ में क्या निकली, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो अच्छी है हमारे लिए, ठीक है, ऑक्सीजन तो हम इनहेल कर रहे हैं तो वो तो अच्छा ही है हमारे लिए। यहाँ पे क्या दिक्कत हुई, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाली स्टोर हो जाएगी इनटू वाटर। जैसे एक दिन आपने आर्टिकल किया था गंधार ऑयल फील्ड्स, उन्होंने क्या बोला कि आज शुरू करने वाले हैं हम,
ऑन शोर कार्बन कैप्चर भी करेंगे और उसको स्टोर भी कर लेंगे। तो उन्होंने लैंड बोला वहां पे कि जमीन में हम उसकी स्टोरेज करेंगे। यहां पे देखोगे ग्रे हाइड्रोजन का केस, जब इसकी फॉर्मेशन होती है CO2 एज इट इज एनवायरमेंट में छोड़ दी जाती है, सिर्फ हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। तो इसके जो कण है वो आपको हवा के अंदर मिलते हैं। यहाँ पे आपने वाटर में स्टोर करा, इसी वजह से नाम पड़ा ब्लू हाइड्रोजन। वैसे ही जब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज करके आप हाइड्रोजन मैन्युफैक्चर करते हो तो उसको बोलते हैं पिंक हाइड्रोजन, उसके लिए पिंक इज द कीवर्ड। चलो ठीक है, अब देख लेते हैं की आउटकम्स और क्या क्या निकल के आई। यही सारी आगे लिखी हैं, वो सिर्फ आपने रीड करनी है, मैं उसको नहीं ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी। नंबर 1, बिल्डिंग अ मल्टीपोलर ऑर्डर। जब कोल्ड वॉर आपने सुना, बाइपोलर ऑर्डर बना हुआ था, सिर्फ दो सुपर पावर बैठी हुई हैं उस टाइम पे, वन इज यूएसए और उसके अलाइज, और दूसरी तरफ यूएसएसआर सोवियत यूनियन और उसके अलाइज। ठीक है, फिर बाद में 1991 में जाके डिसइंटीग्रेशन होगा, 15 कंट्रीज फॉर्म होंगी। तो यहाँ पे लिखा बाइपोलर ऑर्डर नहीं चाहिए अपने को, मल्टीपोलर, कि सभी में कुछ ना कुछ पावर्स होती हैं, तो मल्टीपोलर ऑर्डर को सेट करना है। और यहाँ पे देखो सबसे पहले G4 मेंबर्स की बात हुई, जो इंडिया है और जर्मनी है, दोनों ही कोर मेंबर्स आ जाते हैं G4 के। जब यूएनएससी की परमानेंट सीट चाहिए होती है, दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। दोनों ही नेशंस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स चाहते हैं, चेंजेस चाहते हैं, कि 5 ही कंट्रीज की पावर बनी हुई है वहां पे, उन्हीं की मोनोपोली बनी है, थोड़े से चेंजेस यहाँ पे भी रिक्वायर्ड है। दूसरा जो टारगेट रखा, दैट इज वॉलेटाइल वर्ल्ड। वॉलेटाइल मतलब चीजें बदलती हैं, वॉलेटाइल, जैसे पानी को आप गर्म करने के लिए रखते हो ना, फटाफट से वेपर बनने शुरू हो जाते हैं, वो उसकी वॉलेटिलिटी है। वैसे ही वर्ल्ड ऑर्डर में भी आप देखोगे अभी के टाइम पे तो अनसर्टेनिटी बनी हुई है थ्रू आउट वर्ल्ड। आप जब देखते हो कौन कौन मई के आसपास आया था, जून, मई या जून के आसपास चला था अपना, नेटो नेटो पढ़े जा रहे हैं बार बार, कभी आर्टिकल 4 आ रहा है, कभी आर्टिकल 5 आ रहा है। आई थिंक ये नितिन था, एक दोस्त, एक मुस्कान थी, आजकल आती नहीं है वो, ये लोग जब आए थे तो उस टाइम पे हम एक और आर्टिकल कर रहे थे, अपनी कंट्री पे ज्यादा फोकस कर रहे थे। एक आया था वेना कन्वेंशन, याद है, परसोना नॉन ग्रेटा। तो मतलब 2 महीने के गैप पे आप देख रहे हो पूरा का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जो वो चेंज हो रहा है। परसोना नॉन ग्रेटा, यस, पर्सन दैट इज नॉट अवेलेबल, सॉरी, नॉट अलाउड इन अवर कंट्री, तो पाकिस्तान को बोला था इंडिया ने। तो यहाँ पे फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद ईरान पे अटैक होता है, नतान्स फॉर्दो, ये लोकेशन आपसे पेपर में आती है तो ध्यान रखना, ईरान में है। फिर उसके बाद इसराइल था, हमास था, उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रखा है, और जियोपॉलिटिकल चेंजेस आते हैं, टैरिफ वॉर शुरू होती है, हाँ वो वाली भी आप ऐड कर सकते हो। तो मतलब यहाँ पे बताया इन्होंने, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, हमें ग्लोबल बैलेंस की तरफ चलना है, तभी डाइवर्सिफिकेशन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। एंकर मतलब अब हम भी लीड करेंगे। एंकर क्या करता है, जब भी कोई फंक्शन शुरू होस्ट करता है ना, तो ये बोल रहे हैं कि अब मल्टीपोलर वर्ल्ड जब बनेगा तो हम भी होस्टिंग में आएंगे आगे। वोलेटाइल वर्ल्ड रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो अनसर्टेनिटी चली है थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो मतलब ये तो सॉफ्ट डिप्लोमेसी जो होती है ना आपकी, उसके ऊपर फोकस करा कि हम भी होस्टिंग के ऊपर फोकस करेंगे। जैसे इंडिया है, इंडिया बार बार बोलता है ग्लोबल साउथ के जो लीडर हैं वो कौन है, हम हैं, इंडिया बोल देता है बार बार। तो वैसी ये बोली हुई है कि जो वॉलेटाइल ऑर्डर अभी वर्ल्ड के अंदर चला हुआ है तो उसमें हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे, होस्टिंग करेंगे आफ्टर, और दोनों ही कंट्रीज में डेमोक्रेसी। तो मतलब जो सॉफ्ट वैल्यूज हैं उनके ऊपर हाईलाइट्स दिए। देन देयर इज स्ट्रेटेजिक शिफ्ट फ्रॉम चाइना। जर्मनी की जो डिपेंडेंसी है इकोनॉमिक पर्पजेस से वो भी काफी ज्यादा है चाइना के ऊपर, तो जर्मनी चाहता है कि मैं भी वो चीज रिड्यूस करूं और डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाऊं। कीवर्ड आ जाएगा इकोनॉमिक रिलायंस और साथ में डाइवर्सिफिकेशन। तो चाइना को ट्राई करा जाएगा टू रिप्लेस विद इंडिया, क्योंकि इंडिया का सेकेंडरी सेक्टर कहीं ना कहीं वीक रहा था। अब इंडिया के अंदर भी गवर्नमेंट बहुत सी स्कीम्स लेके आते हैं फॉर MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, की जो इंडस्ट्रियल सेटअप्स है हमारे सेकेंडरी सेक्टर में, ज्यादातर आप मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करते हो, तो इंडिया इंप्रूव कर रहा है। इसी वजह से जर्मनी ने डिसाइड करा कि चाइना की जगह पे इंडिया को एज अ रिलायबल ऑप्शन देखेंगे। देन सबमरीन डील, वेरी इंपॉर्टेंट, $8 बिलियन। तो ये तो हिस्टोरिक है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया ज्यादा जो जर्मनी के एक्सपोर्ट रहते हैं वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट के ही ऊपर रहा करते थे। अब बोल दिया कि ये भी हम इंप्रूव करेंगे, सबमरीन के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस। अब जर्मनी ने देखो सबमरीन को स्पेशली मेंशन करा, आपने अगर उसकी लोकेशन ध्यान से देखी, एक तरफ बाल्टिक सी था, दूसरी तरफ, तो मतलब वाटर बॉडी के साथ जब आप कनेक्टेड हो आप सबमरीन के ऊपर भी ठीक ठाक फोकस कर पाते हो। रशिया सबमरीन क्यों बना पाता है, क्योंकि एक छोटा सा पार्ट बाल्टिक सी के साथ लगा हुआ है, कैलिनग्रेड वाला जो पार्ट है उनका मिलिट्री बेस बना हुआ है। तो 8 बिलियन सबमरीन डील, इतने पैसे की जो सबमरीन डीलिंग है वो जर्मनी ने करी है अलॉन्ग विद इंडिया। मैन्युफैक्चरिंग में भी हेल्प करेगा,
कैपेसिटी बिल्डिंग में भी हेल्प करेगा। कल को खराबी आती है, कैसे उसको ठीक करना है, तो डाइवर्सिफिकेशन दिखेगी। आज से पहले आप नहीं देखोगे कि ऐसी कोऑपरेशन थी विद जर्मनी। फ्रांस के साथ बथेरा सुना है आपने, फ्रांस एक्टिव है इन चीजों के अंदर, पर जर्मनी के साथ उतना नहीं सुना हुआ था। देन देयर इज 50 बिलियन यूएस जर्मनी और इंडिया की बायलेटरल ट्रेड डील, मतलब जो ट्रेड है उसको भी अब बूस्ट करना है। जैसे यूएई के साथ आपने किया था, 200 यूएस बिलियन डॉलर बोला है, यहाँ पे इन्होंने बोल दिया 50 बिलियन यूएस डॉलर तक लेके जाएंगे। और एक नया जो रिजीम आपको दिखेगा, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अभी यूरोपियन यूनियन के साथ जो एफटीए साइन होना था इंडिया का, हॉल्ट पे ही चल रहा है लगभग। इन्होंने बोला कि हम एक नया एफटीए साइन करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी यूरोपियन यूनियन कैसे रिस्पॉन्स करेगा। जर्मनी बीइंग अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो वो बोलते हैं कलेक्टिव ही जाएंगे जहां पे भी जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने न्यू एफटीए की बात करी है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जहां पे आपसे टैक्स वगैरह जो होते हैं वो घटा दिए जाते हैं, नलीफाई कर दिए जाते हैं, जीरो कर दिए जाते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज ग्रीन ट्रांजिशन। ग्रीन ट्रांजिशन मतलब ग्रीन हाइड्रोजन। जर्मनी की बात आती है, बसेस देखो कि आप हाइड्रोजन के ऊपर चलती हैं। इवन द फर्स्ट कंट्री जहां पे हाइड्रोजन बसेस चलाई भी गई थी, जर्मनी आ जाएगी। तो मतलब जर्मनी में आप हाइड्रोजन का एक एक्टिव प्रेजेंस देखोगे। मतलब इनके पास टेक्नोलॉजी है, महंगी है काफी ज्यादा, पर कैपेसिटी बिल्डिंग भी इंडिया को कर देंगे तो इंडिया मैन्युफैक्चर कर लेता है। इसरो, डीआरडीओ आप सुनते हो, हल्के दाम में भी बड़ी सारी चीजें प्रोड्यूस कर पाता है। तो इसी वजह से कैपेसिटी बिल्डिंग का एक सेक्टर रहेगा। G4 ध्यान में रखना, ब्राजील, इंडिया, जापान और जर्मनी। ये आ गया बायलेटरल ट्रेड का, जो 500 बिलियन यूएस डॉलर का बोला हुआ है। डिफेंस कोऑपरेशन आपने देखी, सबमरीन का केस आ गया, तो उसको आप एग्जांपल दे सकते हो। डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर फोकस कर रहा है। और जो ट्रांस एटलांटिक अनसर्टिनिटीज बनी हुई है। अब ट्रांस एटलांटिक क्यों बोला, जब आप मैप पे देखते हो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट, यहाँ पे कौन सा ओशन आता है, एटलांटिक, और यहाँ पे यूरोपियन यूनियन। तो यहाँ पे बोला कि इसके आसपास के एरिया में जो अनसर्टिनिटी बनी है, तो इसी वजह से हम दूसरे रास्ते ओपन कर रहे हैं खुद के लिए। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर शुरू में बोल दिया G4 कंट्रीज को हाईलाइट करके। इंडो पैसिफिक एनर्जी, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, इनके बीच में भी अब एनर्जी डेवलप करनी है। और ट्रैक 1.5 फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी डायलॉग्स एस्टेब्लिश करे जाएंगे। ट्रैक 1.5, जैसे 1.5 आया, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट तो है, पर बड़ी बड़ी जो बिजनेस बॉडीज हैं, प्राइवेट बॉडीज हैं, उनको भी इन्वॉल्व करना है। कहीं ना कहीं आप पैसे के ऊपर फोकस कर रहे हो कि ग्रो करना है एक साथ। देन इकोनॉमिक कोर आपने देख लिया, 200 बिलियन यूएस डॉलर का इंडियन और यूरोपियन यूनियन का ट्रेड है। उसमें से जर्मनी ने बोला कि हम 50 बिलियन यूएस डॉलर तक इसको लेके जाएंगे। वो 2 कंट्रीज का आ गया, ये यूरोपियन यूनियन के साथ लिखा हुआ है, ठीक है, वो जर्मनी के साथ है जो 50 का है। और बाकी इंडिया का एक विजन याद करवाया 2047 का, विकसित भारत। तो विकसित भारत अगर बनना है तो उसके लिए बहुत सारी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी। अगर आपको अपनी इकोनॉमी बूस्ट करवानी है, बिजनेस मॉडल सेटअप करवाने हैं, स्टार्टअप शुरू करवाने हैं, तो जर्मनी एक अच्छी ऑप्शन बन सकता है। और ग्रीन हाइड्रोजन, उसके ऊपर तो स्पेसिफिक बात करी ही है। देन एफटीए पुश, वैसे तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसके ऊपर ज्यादा बैकिंग करी जाती थी, पर यूरोपियन यूनियन का ही मेंबर है जर्मनी, तो उन्होंने बोला कि न्यू एफटीए एग्रीमेंट्स हम यहाँ पे लेके आएंगे। और साथ में स्टेग्नेशन, जर्मनी में कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर स्टेग्नेशन आ गई है। एक दिन आपसे मैंने डिस्कस किया था कि जैसे यूएस का आप जीडीपी ग्रोथ देखोगे 2 डिजिट के आसपास आएगा, मतलब 2.5 है, 2.0 है, इतना दिखेगा। पर वहीं पे इंडिया में देखोगे डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा मिलेगी आपको। 7.0 से भी डिक्रीज कर दिया था 6.5 पे, पर मतलब ज्यादा है इफ कंपेयर टू यूएस। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि ये ग्रो नहीं कर रहे, एक पॉइंट पे स्टेग्नेशन आ जाती है। पर अगर आप डाइवर्सिफिकेशन करते हो, फिर आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, तो वो ग्रोथ और ज्यादा हो सकती है। जर्मनी ने बोला ये स्टेग्नेशन, जो एक स्थिरता आ गई है, उसको भी कंट्रोल करना है। आफ्टर दैट शिफ्ट इन पॉलिसी, अब जो नॉन नेटो एलाइज भी हैं, उनके साथ भी जर्मनी आगे जा रहा है। एलाई मतलब जैसे इंडिया है, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ नेटो, हो भी नहीं सकता, क्योंकि हमारे रिलेशन रशिया के साथ भी है। अब देखो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट भी आएगा, रशिया। क्या लगता है आपको, रशिया को जर्मनी फेवर करेगा? नहीं करेगा, नेटो के मेंबर, ठीक है। और इस तरफ इंडिया है, तो बोला कि ये कहीं ना कहीं बीच में जब स्टेटमेंट वाला रोल आएगा ना सॉफ्ट पॉलिसी का, वहां पे हर्डल बन सकता है, जहां पे जर्मनी मॉस्को के अगेंस्ट जाएगा, इंडिया रशिया को कहीं ना कहीं फेवर करेगा। पर उसको हल्के से लिखा, वो बोलते नहीं है जैसे डेंजरस सी जो बात थी वो धीरे से बोली, वैसे वाली छोटी सी लाइन एक जगह पे लिख दी है। और इसी के साथ नेक्स्ट जनरेशन की सबमरीन्स बनाई जाएंगी, जो 8 बिलियन यूएस डॉलर की डील बोली। और प्रोजेक्ट 75 इंडिया में चलता है, ये सबमरीन्स का ही है। इसकी फिर बड़ी सारी ब्रांचेस बनाई हुई है, उसी के अंडर ये सबमरीन डाली जाएंगी। कौन से वाला प्रोजेक्ट 75 आई, ये आई के अंदर है। 75 ए बी ऐसे ही है, वैसे प्रोजेक्ट 15 है, उसके ए बी आ रखे हैं, ये आई वाली कैटेगरी के अंदर जर्मनी की सबमरीन्स आएंगी। बड़ी सारी सबमरीन्स होती हैं,
डिफरेंट टेक्नोलॉजीज उसमें यूज करी जाती हैं। कई बार आप डीप वाटर के लिए बनाते हो, कई बार शैलो वाटर के लिए बनाते हो, उसके हिसाब से कैटेगरीज बनाई हुई हैं जस्ट कि प्रोजेक्ट 75 आ गया, प्रोजेक्ट 15 आ गया, तो ये 75 आई के अंदर जाएगी। इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन बोल दिया ना पीछे कि इंडिया के अंदर आप देखोगे वर्सेटिलिटी ज्यादा मिलेगी, सेकेंडरी सेक्टर पे काफी फोकस करा जा रहा है, उसी को लेके। बाकी मैरीटाइम सिक्योरिटी ये तो आई गया। आफ्टर दैट जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूएस हैं, इनको आप सेमीकंडक्टर्स के लिए भी काफी जानते हो। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड है तो कैपेसिटी बिल्डिंग इसकी भी रहेगी टुवर्ड इंडिया। और इंडिया फेस करता है बड़ी सारी प्रॉब्लम कि सेमीकंडक्टर में कैसे हम अपने कनेक्शन बेटर बना सकते हैं। ताइवान तो बैठा हुआ है, वो एक्सपोर्ट भी बथेरा करता है सेमीकंडक्टर्स को, पर ऊपर से चाइना आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देता है। आफ्टर दैट यूएस का आपको पता ही है, अब टैरिफ्स की जो वॉर चल रखी थी, 500% टैरिफ की धमकी एंड ऑल, तो उसकी भी एक प्रॉब्लम है। सेम यूरोपियन यूनियन में भी टैरिफ्स की ही वॉर चली थी, कितने का था, 10%, पर उसको इंक्रीज भी करा जा सकता है अगर डील नहीं मानी। ये फैब में पता लगेगा आपको, 1 फेब तक का उनको टाइम दे रखा है। आफ्टर दैट क्रिटिकल मिनरल्स एंड बायो इकोनॉमी। अब यहाँ पे बायो इकोनॉमी की बात करी, ये क्या चीज है? बायो मतलब लिविंग, इकोनॉमी तो ये क्या हुई, बायो इकोनॉमी। ठीक है, और किसी को कुछ एडिशन करनी हो तो लग गया ना, नाम से ही पता लग गया। ऐसी इकोनॉमी जिसकी डिपेंडेंसी कुछ लिविंग चीजों के ऊपर है। खाने पीने की जो चीजें होती हैं नॉन वेजिटेरियन, वो एक्सपोर्ट भी करते हो आप, तो उसके ऊपर भी फोकस करा जाएगा। ईवीज आगे, क्रिटिकल मिनरल्स, आपको लिथियम हो गया, वो भी चाहिए फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, बैटरी बनानी है, तो बड़े सारी डिपेंडेंसी है एक दूसरे के ऊपर। देन जीएसडीपी, ये ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं है। जीएसडीपी का यहाँ पे ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप है। गोल नंबर 17, ग्लोबल पार्टनरशिप। तो यहाँ पे एसडीजी को भी मद्देनजर में रखा हुआ है कि हमें पार्टनरशिप भी करनी है, एक दूसरे को लोन्स प्रोवाइड करे जाएंगे। यहाँ पे जर्मनी तो नहीं प्रोवाइड करेगा, हमें देगा वो लोन्स। कंसेशनल लोन्स होते हैं कि इंटरेस्ट रेट कम ही आप पे करना, जब वापस करोगे तो लोन्स प्रोवाइड करे जाएंगे फ्रॉम जर्मनी टू इंडिया। इंडिया थोड़ी देगा जर्मनी को, वो तो डेवलप है ना। एक लाइन पढ़ी थी आपने ऊपर, डेवलप, हाँ, ब्रेंड लाइन, BRANDT। तो ये ब्रांड लाइन है जो डेवलप नेशन वर्सेस डेवलपिंग नेशन के बीच में बनी हुई है। देन अभी मैंने यहाँ पे वर्सेस बोल दिया, वर्सेस नहीं लिखना है, वो तो फाइट को रिप्रेजेंट करता है ना। एक शादी का कार्ड बड़ा वायरल हुआ था एक टाइम पे, लड़के और लड़की का नाम लिखते हैं ना कि इसकी मैरिज इसके साथ, वहां वर्सेस लिख दिया था कार्ड के ऊपर, जैसे पप्पू वेड्स मप्पू ऐसे करके था, वेड की जगह पे लिखा था वर्सेस, वो वर्सेस आ गया था। वर्सेस का भी एक एरा था, एक टाइम आया जब वर्सेस बड़ा ही ज्यादा यूज किया जाने लगा। आया था ना ये एरा, पता है आपको? नहीं है पता आप, क्योंकि उसी में पले भले हो, आपके लिए वर्सेस शायद कॉमन ही था। पर एक एरा आया जब हर कॉन्फ्लिक्ट के लिए वर्सेस यूज किया जा रहा था, मतलब दो कंट्रीज के कॉन्फ्लिक्ट रिप्रेजेंट करने हैं वर्सेस, बच्चों में फाइट चल रही है वर्सेस, तो बार बार वर्सेस, और वो कार्ड में भी छप गया, वेड्स की जगह पे वर्सेस ही लिख दिया कि दोनों लड़ेंगे फ्यूचर में जाके। हाँ चलो ठीक है ठीक है। इसके बाद स्किल्ड लेबर डिमांड, ये जर्मनी बार बार बोलता है इंडिया की लेबर स्किल्ड नहीं है, थोड़ा स्किल भी ऐड करें लेबरर्स के अंदर। स्टूडेंट मोबिलिटी, 60,000 इंडियन स्टूडेंट्स ये जर्मनी में है, और लार्जेस्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट ग्रुप आपको कहीं ना कहीं जर्मनी में मिलता है। इवन फॉरेंसिक वाले भी जाते हैं एमडी करने के लिए, स्पेशली जर्मनी, वहां पे उसका भी सेटअप बहुत अच्छा है, फिर आके वैल्यू बढ़ जाती है। पता है ना आपको, ऐसे फॉरेन में आप स्टडी करके आते हो तो इंडिया में बड़ी वैल्यू करते हैं आपकी। ठीक है, ब्लू कार्ड स्कीम, इसमें जो बेनिफिशियरीज आएंगे जर्मनी के ब्लू, ये प्रोफेशनल माइग्रेशन के साथ है। प्रोफेशनल माइग्रेशन जैसे आपकी फील्ड्स आ जाएंगी, स्टेम वाली तो रहेंगी, प्लस किसी को एडवांस्ड आर्किटेक्चर के अंदर इंटरेस्ट है, प्लस किसी के पास बहुत अच्छा बेहतरीन जिससे फायदा हो सके जर्मनी को बिजनेस मॉडल है, तो उनको इंक्लूड कर लिया जाता है। दैट इज ब्लू कार्ड स्कीम। ये जर्मनी के साथ याद रखना, प्रोफेशनल जो माइग्रेशन होती है, ना सिर्फ इंडिया से, जो भी कंट्री जर्मनी में जाती है, पर जो एम होता है इसका मेनली स्टेम के साथ ओरिएंटेड होता है। हायर एजुकेशन रोड मैप, अभी अभी मैंने एग्जांपल बोला कि फॉरेंसिक वाले भी जाते हैं एमडी करने के लिए, तो हायर एजुकेशन के बड़े सारे प्रोग्राम्स जर्मनी लॉन्च करता है। और चैलेंजेस कहाँ पे आएंगे? नंबर 1 इज रशिया फैक्टर। एक तरफ इंडिया कहीं ना कहीं फेवर करेगा, न्यूट्रल रहेगा पर फेवर करेगा, और दूसरी तरफ रशिया को देखोगे, जर्मनी को देखोगे, वो अगेंस्ट चला जाता है। नाटो के मेंबर है, यूरोपियन यूनियन के मेंबर है, तो अगेंस्ट चला जाएगा। आफ्टर दैट ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, यहाँ भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी जो इंडिया के रिस्पेक्ट में भी रहती है, कई बार डिलेज हो जाते हैं जो आप काम शुरू करने वाले थे। एंड चाइनीज इकोनॉमिक टाइस, आज के टाइम पे चाइना अपनी प्रेजेंस आर्कटिक सर्कल में भी बनाने की कर रहा है कि अब जब क्लाइमेट चेंज हो ही रहा है, पानी आ ही रहा है वहां पे, मैं भी अपनी शिप वहां पे रखूंगा, ये भी हर्डल बन सकता है।
बाल्टिक सी की याद होगी आपको, बड़े सारे एयरक्राफ्ट्स भी जाते हैं वहां से, शिप्स भी बहुत सारी जाती हैं, ट्रेड रूट है स्पेशली। और जर्मनी का आपने देखा बॉर्डर लगता है अलॉन्ग विद द बाल्टिक सी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चाइना प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। बाकी वे फॉरवर्ड वही लिखा है, जो हेडिंग्स आप देखोगे जो पीछे हमने पढ़ी उन्हीं को लिख दिया हुआ है दोबारा से। ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप की बोल तो दिया है, ग्लोबल पार्टनरशिप करनी है, पर बाद में जर्मनी मुकरे भी ना, बोला कि अब मैं कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करूंगा, या पैसा बोला कंसेशनल लोन्स दूंगा, बाद में बोला कैपेसिटी बिल्डिंग का ज्यादा पैसा लगेगा, उतना लोन भी नहीं दिया था, तो वो सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, उनको एड्रेस करने के लिए बोला गया है। लेबर मोबिलिटी, ये ठीक बोला उन्होंने पॉइंट कि इंडिया के अंदर आपको स्किल्ड लेबर नहीं मिलती है, तो वो इंडिया को डेवलप करना पड़ेगा। देन स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट ऑन ग्लोबल इश्यूज, ट्रैक 1.5 डायलॉग्स के ऊपर ज्यादा बात करी है कि बिजनेस मॉडल्स भी नए लेके आए जा सके।